स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग? चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12 केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पोर्शन का आखिरी चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलो, तो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले एक चैप्टर पढ़े थे, याद करो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सभी को याद है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में? तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग ये देखे थे, ट्रांजिशन मेटल के पास में एक ऐसा टेंडेंसी होता है, एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो क्या फॉर्म कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। था कि नहीं था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने का उसके पास एक टेंडेंसी था। अरे था कि नहीं था? हाँ, बहुत अच्छा, चलो था उसके पास में। तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, वो वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग बोल सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास में एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सके, और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्यों कोऑर्डिनेशन बोलते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें रहता है, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये बंधा हुआ रहता है। किस बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। अब इसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारा करते हैं, हमारे में बहुत सारा इसका यूज होता है। अब देखो कैसे होता है। तो हम लोग प्लांट के पास में पत्ती जो होता है उसका कलर ग्रीन है, सभी को पता है। क्यों ग्रीन होता है? सभी को ये भी पता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये नहीं पता होगा कि क्लोरोफिल हमारा ये जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि Mg मतलब इसके सेंट्रल मेटल एटम में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम का वो कंपाउंड है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से हमारे ब्लड में, हमारे खून में, ठीक है ना, क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन Fe का मतलब क्या होता है? Fe का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, Fe का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बात समझ में आ गया? चलो, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस कंपाउंड प्ले अ वाइटल, ठीक है ना, रोल इन आवर लाइफ एज अ क्लोरोफिल ऑफ प्लांट एंड हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन या एनिमल ब्लड आर आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड क्या है? F रेस्पेक्टिवली। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या था? सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पुरीशियन ब्लू था। क्या था? पुरीशियन ब्लू था, जिसको एक्सीडेंटली खोजा गया था 1704 में। कब खोजा गया था? 1704 में। किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा? डायबेक के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। बार्लिन कलर मेकर डायबेक के द्वारा उसको खोजा गया था। कलर मेकर थे वो, तो कलर मेकर से प्रूशियन ब्लू कंपाउंड खोजा गया। डायबेक नाम इसका है, 1704 की बात है। बात समझ में आ गया? अब एक टॉपिक हमारे पास में आता है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। क्या आता है? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। देखो किसको कहते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड और किसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड। अगर मेरे पास में कंपाउंड है, मेरे पास में क्या है? CuSO4 प्लस में क्या हो गया? अच्छा देखो, क्या है? ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल है। जब दोनों को सॉल्यूशन बना लेंगे और हम लोग उसको इवापोरेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्या होने के लिए छोड़ देंगे? इवापोरेट होने के लिए अगर छोड़ देंगे ना, तो इवापोरेट होने के लिए छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक क्रिस्टल बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CuSO4 और डॉट क्या होगा? 4NH3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से मेरे पास में दूसरा हो गया क्या? AgCN प्लस में KCN हो गया। इन दोनों का सॉल्यूशन बना करके अगर हम लोग इसको इवापोरेट होने के लिए छोड़ देंगे ना, तो एक क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल क्या होगा? KCN.AgCN हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? अगर हम लोग KCN और प्लस में FeCN का होल्ट वाइज अगर इन दोनों को सॉल्यूशन बना करके अगर इसका इवापोरेट होने के लिए छोड़ देना, तो क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरह से अगर मेरे पास में ये K2SO4 डॉट क्या होगा? Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस में 24H2O, इस सब का हम लोग सॉल्यूशन बना के इवापोरेट होने के लिए छोड़ दें इसको, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये एलम का केमिकल फॉर्मूला, किसका? एलम जो फिटकरी होता है ना, उसी का। तो ये सब जितना भी है, ये सब सभी को हम लोग कहते हैं एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अब इसका स्टेटमेंट अगर देखें हम लोग कि वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड, ये भी सिंपल स्टेबल कंपाउंड है, ये भी है, और इन सब का मॉलिक्यूलर रेशियो में मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन आर अलाउड टू इवापोरेट, ठीक है ना। अ क्रिस्टल ऑफ न्यू सबस्टांस आर ऑब्टेन्ड एंड दिस सबस्टांस इज टर्म्ड एज अ मॉलिक्यूलर और क्या? एडिशन कंपाउंड। अगर हम लोग सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से क्या होगा? ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर रेशियो में अगर हम लोग इवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो एक नया क्रिस्टल बनता है। उसी नए क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। देखो यहाँ पर एक स्टेबल है, ये भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, दोनों को मॉलिक्यूलर रेशियो में हम लोग क्या किया? मिला दिए। मिलाने के बाद अपने को एक क्या मिला? एक मॉलिक्यूलर सॉल्ट, एक क्रिस्टल सॉल्ट मिला। इसी क्रिस्टल सॉल्ट को, इसी क्रिस्टल कंपाउंड को मॉलिक्यूलर या फिर हम लोग एडिशन कंपाउंड के नाम से इसको जानते हैं। बात यहाँ तक समाप्त हो गया? कोई
दिक्कत नहीं है किसी को इसमें, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं इसी मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा कैटेगरी? एक को कहते हैं डबल सॉल्ट या जिसको लैटिस कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमको इसके बारे में बात करना है, हमको इसके बारे में बात करना, लेकिन देख लेते हैं क्या है दोनों। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या, डबल सॉल्ट या जिसको लैटिस कंपाउंड कहते हैं। तो बोल सकते हैं द एडिशन कंपाउंड, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना, विच आर स्टेबल इन सॉलिड, जो कि सॉलिड में हमारा स्टेबल होगा, जो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, स्टेबल होगा ओनली, बट आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन डिसॉल्व। जब पानी में डिसॉल्व कर देंगे ना तो ये क्या होगा, अपने आयन में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में, इंडिविजुअल आयन में टूट जाएगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे पानी में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में मेरे पास में कार्नालाइट, एग्जाम में याद रखना, ये फार्मूला वगैरह भी पूछा जाता है, वाइवा वगैरह में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कार्नालाइट का फार्मूला क्या है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। कार्नालाइट का फार्मूला क्या होगा, KCl.MgCl2 डॉट क्या होगा, 6H2 होगा। ये कार्नालाइट का फार्मूला हो गया। अगर हम लोग कार्नालाइट को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो स्टेबल होगा, लेकिन जैसे हम लोग इसको पानी में डिसॉल्व करा देंगे ना, तो डिसॉल्व कराने के बाद क्या होगा, ये एक तरह का क्या होगा, अपने इंडिविजुअल आयन में टूट जाएगा। KCl में टूट जाएगा और MgCl में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटेगा तो हम लोग उसको कहेंगे डबल सॉल्ट या फिर लैटिस कंपाउंड कहते हैं। जो नहीं टूटेगा उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, देखो, द एडिशन कंपाउंड इन विच सम ऑफ द कांस्टेंट आयन और मॉलिक्यूल लूज देयर आइडेंटिटी, कुछ ही लूज करेगा, कुछ ही टूटेगा, सब नहीं टूटेगा, कुछ ही टूट जाएगा, ठीक है ना, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड दे डू नॉट ब्रेक अप कंप्लीटली इन इंडिविजुअल। कंप्लीट रूप से नहीं होगा, कुछ आयंस इसका टूटेगा। इसमें क्या हो रहा था कि कुछ आयन, इसमें क्या हो रहा था, इसमें सारा का सारा आयंस में टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्लीट रूप से नहीं टूटेगा, कुछ आयन ही हमारा टूटेगा, पूरा का पूर्ण रूप से इसमें अपघटित नहीं होगा, कुछ इसमें टूटेगा। बात समझ में आ गया? इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है? द प्रॉपर्टी ऑफ देयर सॉल्यूशन आर डिफरेंट देन दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से इसका प्रॉपर्टी टोटली क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, इन सच कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या सेंट्रल मेटल आयन होता है, और साथ में इसका क्या होता है, एक लुईस बेस होता है। क्या होता है, लुईस बेस, जिसको लिगेंड कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लिगेंड के नाम से जानते हैं। और ये किस बॉन्ड के थ्रू से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू से जुड़ा हुआ रहता है। किस बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। इसी को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ किसका, स्टेबिलिटी के बेसिस पर इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा कैटेगरी हो गया? पहला हमारे पास में होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। पहला क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं जिसमें क्या होगा, Those in which complex ion is fairly stable, जो कि क्या होगा, fairly stable होगा, तो fairly stable होगा और पूरा रूप से नहीं टूटेगा, हल्का सा टूटेगा। क्या होगा, हल्का सा टूटेगा, ठीक है। either not dissociated और feebly dissociated, या तो नहीं टूटेगा या तो हल्का सा टूटेगा या तो थोड़ा सा टूटेगा, या तो क्या होगा, थोड़ा सा टूटेगा। जैसे देखो यहाँ पर ये जो मेरे पास में मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या होगा, पहले तो K+ और ये वाला आयंस में टूट जाएगा, हल्का से टूटा। अब इसमें भी टूटेगा तो पूरा का पूरा आयंस नहीं देगा, ये पूरा नहीं देगा, कुछ आयन पे टूट जाएगा, हम कंप्लीट रूप से पूरा का पूरा नहीं टूटेगा। समझा ना? इसी को कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि क्या होगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूरा का पूरा। जैसे मान लो देखो क्या हो गया, K2 और CdCN4 है ना, तो यहाँ पर K2 और CdCN पहले टूटेगा, फिर क्या होगा, ये वाला भी कंप्लीट रूप से एप्रिसिबल भी डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से इसमें टूट जाएगा। इसी को कहते हैं क्या, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा ना टूट गया है तो इसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जबकि इसमें नहीं टूटा है तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलो अब कुछ टर्म्स होगा, जिस टर्म्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे, उसको पहले देखना जरूरी है कि हम लोग जब IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हो, जब थ्योरी पढ़ रहे हो, तो कौन कौन सा टर्म्स काम आने वाला, ये टर्म्स हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारे पास में क्या आता है, पहले हमारे पास में आता है सेंट्रल आयन। पहला क्या आता है, सेंट्रल आयन या सेंट्रल मेटल एटम भी हम लोग उसको कह सकते हैं। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का सबसे सेंटर वाला पार्ट यही होता है, समझा ना? तो कह सकते हैं द कैटायन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन में ये जो चीज है ना, ये
इसको हम क्या कहते हैं, इसको लिगेंड कहते हैं। ये या तो एनायनिक हो सकता है, या तो कैटायनिक हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। जो जिसके साथ जुड़ा रहता है, जिसके साथ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं सेंट्रल पार्ट। क्या कहते हैं, सेंट्रल पार्ट। और ये सेंट्रल वाला पार्ट हमारा मेटल होता है, इसलिए इसको सेंट्रल मेटल बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, सेंट्रल मेटल बोला करते हैं। तो कह सकते हैं सेंट्रल आयन एक्ट एज एक्सेप्टर, ये एक एक्सेप्टर के जैसा यूज करता है। किसके जैसा यूज करता है, एक्सेप्टर। जबकि चारों तरफ इसका क्या होता है, चारों तरफ इसका जो है ना ये क्या होता है, डोनर होता है। ये सब जो लिगेंड है ना वो क्या होता है, डोनर होता है, मतलब इसको डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। और इस तरह से ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये जो चीज है ना ये, इसको कहते हैं सेंट्रल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, सेंट्रल आयन कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा, इसको लिगेंड बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं, इसको लिगेंड बोला करते हैं। ये जो होता है ये एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है, एक्सेप्टर। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोला करते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा डोनर होता है। ये क्या होता है, इसको डोनर के नाम से जानता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना देता है। बात समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला चीज कहलाएगा क्या, ये वाला चीज कहलाएगा क्या, एक्सेप्टर। और ये वाला चीज क्या कहलाएगा, इसको डोनर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। समझ में आया। अब बताओ ये डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है, इसलिए इसको लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको लुईस बेस के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। जबकि एक्सेप्टर हो गया इसीलिए इसको लुईस एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको लुईस एसिड के नाम से इसको जाना जा सकता है। बात समझ में आ गया। तो दिस एक्सप्लेन व्हाई द ट्रांजिशन मेटल हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वेरी रेडली। देखो क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें तो डी ऑर्बिटल इसमें खाली होता है। इसमें क्या खाली होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है। और इसी डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से हमारा जो लिगेंड होता है, लिगेंड जो होता है, लिगेंड, वो लिगेंड इसको क्या करता है, उस खाली डी ऑर्बिटल में क्या करता है, कुछ डोनेट करता है। और जैसे डोनेट करता है तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है मतलब अपने पास से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। बात समझ में आ गया। अगला है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, तो द न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन और कैटायन, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एनायन हो सकता है, या कैटायन हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन या कैटायन, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली लिंक होगा। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में डायरेक्टली लिंक होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिगेंड के नाम से हम लोग उसको जाना करते हैं। अब लिगेंड जो होता है वो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल एटम को क्या डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, तो डोनेट करता है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट क्या करता है, पेयर ऑफ लिगेंड। बोल सकते हैं लिगेंड आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन और एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किस बॉन्ड से लिंक रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान देना। लिगेंड जो हमारा होता है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ किस बॉन्ड से, या तो हम लोग कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, या तो उसको डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं। डेटिव बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। लिगेंड किसको कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोला करते हैं। लिगेंड के पास में लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको लुईस बेस के भी नाम से जानते हैं। ये कैसा बिहेव करता है, ये एज अ लुईस बेस के जैसा बिहेव करता है। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। और एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम उसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम उसमें क्या होगा, लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो लिगेंड आर नॉर्मली पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। NH3 हो गया, H2O हो गया। ये तुम्हारा आयंस हो सकता है, जैसे Cl-, OH-, Cn- हो सकता है। और साथ ही साथ ये क्या होगा, ये कैटायन भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, कैटायनिक वाला पार्ट भी हो सकता है, कैटायनिक वाला पार्ट भी हो सकता है। चलो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड का कितना टाइप्स होता है, लिगेंड का कितना टाइप्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन देम। लिगेंड का कितना टाइप्स होता है, लिगेंड के हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। देखो लिगेंड का क्या टाइप्स होता है, तो सबसे पहले लिगेंड का टाइप्स जो है वो किस पर बांटा गया, नंबर ऑफ डोनर साइट के बेसिस पर। नंबर ऑफ डोनर साइट का मतलब होगा उसके पास में कई को डोनेट करने वाला साइट है, उसके बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं, क्या हम लोग बात कर सकते हैं, पहला मोनो या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड। टॉपिक हमारे पास है मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। देखो मोनोडेंटेड में क्या होता है, दे हैव ओनली वन, ठीक है ना, दे हैव ओनली वन डोनर एटम। इसके पास केवल एक डोनर एटम होता है, एंड दे सप्लाई ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे मेरे पास में देखो Br- क्या हो गया, F- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। इसके पास में क्या है, देखो NH3 एक ही तो डोनेट कर सकता है, एक ही साइड से डोनेट कर सकता है। Cn हो गया, ये हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, सबको कहता है यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या कहेंगे इसको, यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं।
दूसरा हमारे पास में आता है बाइडेंटेड लिगेंड। क्या आता है? बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड के पास में क्या होगा? एक ऐसा लिगेंड जिसके पास में दो डोनर एटम होगा, जिसमें क्या होगा? दो डोनर एटम होगा और दोनों के साथ में लिंक कर सकता है, दोनों के साथ डोनेट करेगा। देखो यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिड। क्या नाम है? इथाइलिन डायमाइन। बस क्या बोलेंगे इसको? इथाइलिन डायमाइन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन डायमाइन बोलेंगे। तो इथाइलिन डायमाइन जो हमारे पास में देखो इस नाइट्रोजन के साथ भी डोनेट कर सकता है, इससे भी कर सकता है। तो दो दो डोनर साइट है, तो दो डोनर साइट को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे इसको? बाइडेंटेड बोलेंगे। देखो ऑक्जेलेट हो गया, 110 फिनांथ्रोलिन हो गया जिसको ओफेन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। ग्लाइसिनेटो हो गया, GLY के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। फिर क्या होगा? 2,2 डाइपायराडाइल जिसको डायपी के नाम से जानते हैं। और क्या? कार्बोनेटो। ये सब किसका एग्जांपल में आ गया? सब बाइडेंटेड में आ गया। नाम इसका याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो सब नाम याद रखना, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड। देखो ट्राइडेंटेड लिगेंड में क्या होता है? जिसके पास 3-3 डोनर साइट होता है। जैसे इसमें देखो N के साथ भी किया, इस N के साथ भी किया, इस N के साथ भी किया, एक साथ 3-3 को डोनेट कर सकता है। एक साथ 3-3 से 3 डोनर साइट है, तो क्या बोलेंगे? उसको ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। बात समझ में आ गया? चलो तो द लिगेंड हैविंग 3 डोनर एटम, जिसके पास में 3 डोनर एटम होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको ट्राइडेंटेड लिगेंड के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? ट्राइडेंटेड। ट्राइडेंटेड मतलब 3 डोनर एटम। ट्राइडेंटेड मतलब 3 डोनर एटम होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन। डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन, ठीक है ना। डाइइथाइलिन ट्राइएमाइन। इसको सॉरी इसका नाम नहीं है, ये अलग एग्जांपल है। इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा 2,2,2, ठीक है ना। टर पायरिडीन कहते हैं इसको, ठीक है। चलो अब टेट्राडेंटेड लिगेंड में क्या होगा? एक ऐसा लिगेंड जिसमें कितना होगा? 4 डोनर एटम होगा। जिसमें कितना होगा? 4 डोनर एटम होगा। देखो इस ऑक्सीजन के साथ भी डोनेट कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। इसमें 4-4 हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राडेंटेड लिगेंड कहते हैं। यानी कि दिस लिगेंड पॉजेस 4 डोनर एटम। इसके पास में कितना डोनर एटम होगा? 4 डोनर एटम इसके पास होता है। इसके पास कितना होगा? 4 डोनर एटम होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्राइलो एसीटेटो। नाइट्राइलो एसीटेटो नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगला क्या हो जाएगा? अगला हमारे पास में पेंटाडेंटेड। अगर 5 डोनर एटम रहेगा तो पेंटाडेंटेड रहेंगे, 6 रहेगा तो हेक्साडेंटेड कहेंगे, ढेर सारा रहेगा तो उसको पॉलीडेंटेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उसको पॉलीडेंटेड बोल सकते हैं। पेंटा में दे हैव 5 डोनर एटम। फॉर एग्जांपल क्या होगा? इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन। नाम क्या होगा? इथाइलिन डायमाइन ट्राइएसीटेट आयन। उसके बाद उसके बाद हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो इसके पास 6 डोनर एटम होगा, 6 होगा। इसमें क्या होगा? EDTA। यही DTA क्या कहलाता है? इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट ओ आयन बोलते हैं इसको, EDTA। क्या बोलते हैं इसको? EDTA कहते हैं। सब हेक्साडेंटेड में आ गया। किसमें आ गया? हेक्साडेंटेड में आ गया। बात समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं कीलेटिंग लिगेंड। देखो कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है? एक ऐसा लिगेंड जो रिंग बनाएगा, जो क्या बनाएगा? सर्कुलर रिंग बनाता है ना, उसको कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। बोल सकते हैं अ कीलेट मे बी डिफाइंड एज अ रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड हैविंग 2 or more donor atom with a metal ion forming part of रिंग। देखो क्या देख सकते हैं? देखो यहाँ पर मेटल हो गया, यहाँ मेटल हो गया, और ये लिगेंड है, ये पूरा का पूरा लिगेंड है। अब बताओ जब मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जब डोनेशन किया, जब डोनेट किया, बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने के बाद देखो रिंग बना दिया। क्या बना दिया? एक रिंग बना दिया। जब कभी ऐसा रिंग फॉर्मेशन करता है ना, इसी को कहते हैं क्या? कीलेटिंग लिगेंड। जो लिगेंड करता है उसको कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं किलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किलेशन के नाम से जानते हैं। किलेशन, ठीक है। चलो तो क्या बोलेंगे इसको? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किलेट इज कॉल्ड किलेशन। इज कॉल्ड क्या? किलेशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? किलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक ना। एंड द किलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल। किलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? काफी स्टेबल होता है। किसके कॉम्पैरेटिवली? नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स होता है बिना किलेट बनाए हुए, बिना रिंग बनाए हुए। क्योंकि हम लोग अगर बात करें रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। रिंग जैसा बना देंगे तो काफी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग क्या किए, जैसे पुल ब्रिज बनता है, उसमें क्या होता है? ऐसा शेप ले लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा शेप बना दिया तो इससे क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है ना। तो रिंग बनाने से स्ट्रांग हो जाता है, मतलब रिंग बनाने से इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो याद रखना कि किलेट कंपाउंड मोर स्टेबल देन क्या? ऑर्डिनरी कंपाउंड, ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं, ये जो क्या होता है? दिस इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये क्या करता है? कंपाउंड का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। किस वजह से? कीलेट इफेक्ट की वजह से। इसमें जो इफेक्ट आ रहा है, ये जो स्टेबिलिटी जो बढ़ जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? कीलेट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट याद रखना हमेशा,
जनरली द चेलेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स विथ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल। 5 और 6 मेंबर वाला जो बनेगा चेलेट वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा, काफी ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना है। चलो अब बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। टॉपिक हमारे पास क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। देखो पॉलीडेंटेड लिगेंड हैव ए फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर। पॉलीडेंटेड लिगेंड के पास में फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर होता है and it is not necessary that all donor atom present in the polydentate donor atom present in polydentate ligand should form coordinate bond with the central metal atom। देखो क्या होता है यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी लिगेंड है ना, जितना भी लिगेंड इसमें प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। कुछ इसमें क्या होता है? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कुछ क्या होता है? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल अगर ले ले हम लोग EDTA जो रहता है विच हेक्साडेंटेड, कैसा लिगेंड है? ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है और कैन फंक्शन एज अ पेंटाडेंटेड। वो कैसा फंक्शन करता है? पेंटाडेंटेड के लिए जैसा फंक्शन करता है। हेक्सा है लेकिन पेंटा कर रहा है। एक ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया, इसी को कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब मेरे पास में आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड एक ऐसा लिगेंड को कहते हैं जिसके पास में क्या होगा? 2 ठो डोनर साइट होगा लेकिन एक समय में एक ही के साथ डोनेट करेगा। जैसे CN, ये इसके साथ भी डोनेशन कर सकता है, इसके साथ भी डोनेट कर सकता है, इस एटम से भी डोनेट कर सकता है, इससे भी कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही को करेगा। एक समय में क्या करेगा? एक ही के साथ डोनेशन करेगा। कह सकते हैं देयर आर सर्टेन लिगेंड व्हिच हैव 2 और मोर डोनर एटम। ठीक है ना, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम रहेगा, बट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब डोनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो ओनली 1 डोनर एटम इज अटैच्ड टू मेटल आयन, जो केवल एक ही के साथ डोनेट करेगा। एंड सच लिगेंड इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। और इस लिगेंड को क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्बीडेंटेड लिगेंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो अगला टॉपिक हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम और आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज क्या? इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या होगा कि अगर हम लोग लिगेंड के बारे में बात करें, लिगेंड जिस भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जे को बॉन्ड बनाया है ना, उसी बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये वाला जो चीज है ना, ये लिगेंड कहलाएगा। तो लिगेंड कितना के साथ बॉन्डिंग किया? यहाँ पर है चार को बॉन्ड बनाया, मतलब 4 को लिगेंड इसके पास में है तो 4 ही को बॉन्ड बनाएगा। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, निकेल सेंट्रल मेटल एटम कहलाया। इसको लिगेंड कहेंगे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है ना, इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बगल में जो रहेगा उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। इसके साइड में जो यहाँ पर जो विराजमान है इसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। बात समझ में आ गया? एक हमारे पास होता है लिगेंड, एक हमारे पास होता है सेंट्रल मेटल एटम। इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में जो समावेशित रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा और उसको आयोनाइजेशन स्फीयर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब देखो ये वाला जो होता है ना, ये आयोनाइजेबल होता है, इसको आयोनाइज कर सकते हैं, ये आयोनाइज हो सकता है, इसलिए इसका नाम आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाया। ये आयोनाइज नहीं हो सकता, ये जो चीज है ना इसको आयोनाइज नहीं कहेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, वार्नर थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के पास में 2 तरह का वैलेंसी होता है, एक प्राइमरी और एक क्या होता है? सेकेंडरी होता है, जिसमें से एक हमारा आयोनाइजेबल होता है और एक क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है ना? चलो अगला मेरे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बात समझना। इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास में जितना चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। समझ आया? सेंट्रल मेटल एटम पर जितना चार्ज रहेगा उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। देखो उसको कैसे निकालते हैं, बात समझना। इसको कैसे निकालते हैं? देखो इसको निकालने का तरीका मेरे पास में ये होता है, जैसे मेरे पास में Fe है और Cn का 6 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया? माइनस में 4 दे दिया, 4 माइनस दे दिया। हमको क्या करना है? X का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो जिसका निकालना होता है ना, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सम करके बराबर जितना पावर है उसके बराबर कर दो। जैसे मान लो Fe का निकालना है तो X गुना K गो Fe है, A गो Fe है तो गुना 1 प्लस क्या है? Cn है, Cn पर कितना चार्ज होता है? -1 होता है तो -1 करेंगे। सब कुछ याद रखना पड़ेगा तो लोगों, ठीक है ना? जैसे Cn माइनस होता है ना, तो जितना हो गया उतना वो चार्ज हो गया। यहाँ 6 है तो गुना 6 करेंगे, बराबर क्या करेंगे? -4 करेंगे। अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस
6 कम 6 बराबर बराबर माइनस में 6, इसको उधर भेज दो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया प्लस में 2, x का वैल्यू कितना आ गया प्लस 2 आ गया। जैसे मान लो हमको इसका निकालना कोबाल्ट का, तो इसका x कर लेंगे, इसका क्या होता है न्यूट्रल स्पीसीज, अमोनिया कैसा न्यूट्रल हो गया तो 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा x इंटू के गो कोबाल्ट है एगो है तो इंटू 1 करेंगे प्लस यहाँ के गो है के गो 6 गो है 6 गुना क्या हो जाएगा इस पर चार्ज क्या 0 है बराबर कितना पर चार्ज चढ़ा हुआ +3 पर चढ़ा हुआ +3 सॉल्व करो इसको, ये तो पूरा खत्म 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आया समझ में? तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सेंट्रल मेटल एटम पर जो भी चार्ज रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है किस पर सेंट्रल मेटल एटम पर, उसी को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। बात समझ आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्या IUPAC नोमेनक्लेचर नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।